कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं सोशल साइंस का आपको ओरिजिनल पेपर बताऊंगा, एकदम ओरिजिनल। यही प्रश्न पत्र सुबह आपके परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। किस राज्य को बांस ड्रिप सिंचाई? मेघालय। यहाँ से चेन्नई सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। स्थानीय सरकार को कहा जाता है नगर कमेटी। यहाँ से आप देख सकते हैं इतना। इसके बाद में ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है भैया। इसके बाद में ये है रिक्ति स्थान, यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। हो गया ये। इसके बाद में सही जोड़ी की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध का जाएगा 1914 से 1918। सूती कपड़ा मिल, रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है डच एवं फ्रेंच जाएगी। महिला साक्षरता दर का जाएगा 54%। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। और 2011 में भारत की साक्षरता दर आ जाएगी 73%। यदि हम आगे की बात करें तो ये आपका यहाँ से देख सकते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इतना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमांत सड़क संगठन बनाया गया 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए जाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी का सबसे अधिक योगदान किसका है? जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? तो ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सत्य असत्य की बात करें तो यहाँ पर अपना पहला सत्य रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस और टिस्को है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये असत्य रहेगा। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नागरिकों को धर्मों को भी दर्ज किया जाता है, तो सत्य है। लोकतंत्र में गलतियाँ सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, ये असत्य रहेगा। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है भैया, ये आपका असत्य रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स हो गया है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम, बांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर, जलोढ़ मिट्टी की में क्या अंतर है? ये सारे के सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं, आप तो कंप्लीट करो। यदि आपने अभी तक याद नहीं किया है तो याद कर लो जितने कर सकते हो। गन्ना जो है नगद दाम की फसल है, क्यों? खरीफ और रबी की फसल में अंतर। विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए। कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। डिजिटल भारत क्या है? बंदरगाह और पतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्नला क्या था? आयात शुल्क किसे कहते हैं, इसे आप क्या समझते हैं? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? सेठ हुकुमचंद कौन थे? प्लाटेन और वेलम और प्लाटेन से क्या से? उल्मा और फतवा से क्या से रहेगा आपका? त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? पंचांग तथा गाथा गीत से आप क्या समझते हैं ना भाइयों? प्राथमिक द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र को उदाहरण सहित। अधोसंरचना ज्ञान आधारित समाज। वैश्वीकरण क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है? विदेशी व्यापार क्या है? वर्ष 1991 के वर्ष से पूर्व भारत की विदेशी व्यापार की नीति क्या थी? ये क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा क्या है? इसके प्रमुख कार्य। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। ये यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21 का हुआ। रोलेट एक्ट क्या था? भारत में रोलेट एक्ट का विरोध क्यों थे? और ये आपका अंतिम आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 मानचित्र वाला। देखिए, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है जिसे अपन रेगर मिट्टी की भी नाम से जानते हैं। कपास युक्त मृदा मिट्टी भी कहते हैं, है ना। और लाल मिट्टी लेटेराइट, पर्वतीय और मरुस्थलीय मिट्टी। इतना करना है, हो गया। बांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। बांगर जो अपन कहेंगे, बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ है। दोनों ही क्या है? जलोढ़ मिट्टी ही है। दोनों क्या है? अपनी जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी में ये जो बांगर है ना, आपने सुना होगा एक सीमेंट में भी बोलता है बांगर, ठीक है, सीमेंट है ना भैया। तो बांगर का मतलब होता है पुरानी, है ना। तो पुरानी जलोढ़ इसको कहते हैं। और नवीन जलोढ़ किसे कहते हैं अपन? खादर को।
समझ में आ रही बात नहीं? अब ये जो पुरानी है तो इसके मिट्टी के कण मोटे होते हैं और इसके कण थोड़े पतले होते हैं। शब्दों को ध्यान में रखना, आप तो सारी चीजें समझ में आएगी। क्या बोला है मैंने कि बांगर जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें मिट्टी के कण जो होते हैं वो मोटे होते हैं और इसमें छोटे होते हैं, महीन होते हैं। अब सीधी सी बात है, पुरानी जो है ना वो थोड़ी सी कम उपजाऊ रहेगी, है ना। तो पुराना जो माल हो वो थोड़ा सा घिसता जाता, नया नया रहता तो थोड़ा दम टेकता है। ये कम उपजाऊ होता है, ये अधिक उपजाऊ होता है। ये थोड़ी सी ऊंचाई पर है। अब ये नई नई बनी तो ये नई किसके कारण बनी, बाढ़ के कारण बनी, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का परिवर्तन हुआ, बहती हुई गई, उसके कारण बनी। तो ये संपूर्ण मैदान क्या है इसका, बाढ़ का मैदान है। तो देखिए सिंपल सी बात कहूं मैं, एक ही शब्दों में आप समझो, बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मृदा कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर। इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसमें मिट्टी के कण महीन। ये कम उपजाऊ होती है, ये अधिक उपजाऊ होती है। ऊंचाई के कारण यहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता और ये संपूर्ण बाढ़ का मैदान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो है आपका जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर। यदि ये प्रश्न आपसे घुमा भी दे और पूछ ले कि जलोढ़ मिट्टी की विशेषता बताओ और काली मिट्टी की विशेषता बताओ, तो दो ही ये है। देखो गौर से, इस मिट्टी का जो रंग होता है ना वो हल्का भूरा होता है। काली का नाम क्या है, काली, तो भैया काले ही रहेगा, तो सफेद तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो जलोढ़ मिट्टी का जो रंग होता है ना वो तो हल्का भूरा रहता है और काली मिट्टी का जो रंग है वो आपका काला होता है। यहां देश की भूमि के 40% भाग पर फैली हुई, कितनी, 40। और सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होती है ना वो जलोढ़ मिट्टी ही होती है, ठीक है। तो यहाँ देश की भूमि के 40% भाग तक फैली हुई है और ये 18.5 भाग में फैली हुई। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और काली मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा के कारण हुआ है। सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है, 3 नंबर तक ज्यादा आएगा, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या है, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। देखिए संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना। क्या होता है संरक्षण का मतलब, सुरक्षा करना। सीधी सी बात है कि मिट्टी का अपरदन हो रहा है, अब किसे सुरक्षा करोगे, लट तो कोई नहीं मार रहा है इसे, ठीक है, नुकसान हो रहा है, मिट्टी को काट रही है, बह रही है। तो मिट्टी के कटाव बहाव को रोकना ही क्या कहलाता है, अपना मृदा संरक्षण कहलाता है। या फिर अपन सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना ही क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। जितनी चीजें बता रहा हूं ना उतने कंप्लीट करने पड़ेंगे, बस सीधी सी बात है ना भैया। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 और छोटा छोटा कर दूं ताकि ये पूरा स्क्रीनशॉट आपका कवर हो जाएगा। हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रबी और खरीफ की जो फसल है उसमें अंतर है, ठीक है। खरीफ की जो फसल है ना वो आपकी वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, रबी की फसल है ना शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाएगी। इन फसलों को पकने में कम समय लगता है, इन फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। इन फसलों का जो उत्पादन है कम है तो उत्पादन भी कम होगा और जब अधिक समय है तो उत्पादन भी अधिक होगा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ये फसलें सितंबर से अक्टूबर के बीच में काट ली जाती है और ये मार्च से अप्रैल में काटी जाती है। इनकी प्रमुख फसल कौन कौन सी है, यहाँ पे फसल लिख या खरीफ फसल, उदाहरण लिख देना, सीधी सी बात, यहाँ पर बच्चों ने गलत लिख दिया, आप उदाहरण करके लिख दो, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, नहीं लिया तो ये यहाँ से, इसके बाद भी ये यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते, अब अगला क्या है, विनिर्माण उद्योग क्या है, ठीक है। देखो ये जो आप कागज देख रहे हो, सीधी सी बात, ये कागज किससे बना है आप खुद बताओ। यहाँ पे लिखा है कागज बना है बांस से। जो अपन शक्कर का यूज करते हैं, चीनी, वो किससे बनती होती है, अपनी गन्ने से बनती होती है। तो हम बात करें कि जो गन्ना था, ठीक है, ये इस गन्ने को इन्होंने मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर दिया और छोटे से 1 किलो गन्ने से बहुत सारी चीनी बनाई जा सकती है ना। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने। तो गन्ना होता है ना, मतलब कम भाव का होता है, चीनी होती है ज्यादा भाव की होती है, ठीक है। तो जो गन्ना होता है, 1 कुंटल गन्ने की यदि बात करें अपन तो 13 किलो उससे चीनी बनती है,
अभी रेट में यदि आप देखोगे ना तो वो गन्ने से ज्यादा रेट की हो गई, ठीक है। 13 किलो तो चीनी बनेगी, 30 किलो उससे खोई बनती है और 5 लीटर सीरा बनता है, और कुल मिलाकर हम यदि मोटे मोटे तौर पे जोड़े ना तो 1000 रुपए का माल उससे बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बोल रहा है कि कच्चे पदार्थ से को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसे अपन कहते हैं विनिर्माण। सीधी सी बात है कि बांस था उससे कागज बना लिया है, गन्ने से चीनी बना ली है, ठीक है, और कोई सा दूसरा स्थान जो भी कोई दूसरी चीज है ना, उन सबसे जो दूसरी वस्तुएं बनाती है प्रोडक्ट, जैसे अपने चिप्स से, आलू से अपन ने चिप्स बना ली, ये भी क्या है, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आएगा। आलू कम रेट का चिप्स को ऊपर जोड़ोगे तो ज्यादा भाव हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल है, सिंपल है। यदि मैं बात करूं आपसे, अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो है ना, ताकि आपको समझ में आए। देखिए भारत क्या है, हमारा कृषि प्रधान देश। यदि हम बात करें कि जो कृषि का जो विकास है, कृषि का विकास, अब बात करें कृषि प्रधान तो है, पर जो कृषि किस पे निर्भर है अधिकतर, पूर्ण तरह उद्योगों पे आश्रित है। क्यों उद्योग पे आश्रित है? क्योंकि भाई साहब आज के जमाने में पेट्रोल डीजल, क्योंकि उसमें सारी चीजें मशीनरी से काम हो रहा है, वो सारी चीजें जो आपके कीटनाशक है, लाइट है, ठीक है, तो पानी फेरने के लिए ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है, ये सब कहां से बने? ये सब कंपनियों के द्वारा ही तो बनाए गए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आज जो कृषि का जो विकास है वो पूरी तरह उद्योगों के विकास पे निर्भर है। जितना उद्योग आगे बढ़ेगा तो ही कृषि बढ़ेगी हमारी, है ना। चलिए, तो कृषि में उर्वरकों, कीटनाशकों, प्लास्टिक, बिजली, डीजल का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, और जो हमें उद्योगों से ही प्राप्त होता है। समझ में आई बात? आपको क्या बोला है मैंने ये कहा है कि कृषि प्रधान देश है हमारा भारत। आज जो कृषि का विकास है वो पूरी तरह उद्योगों पर निर्भर हो गया है। कृषि में जो उर्वरकों की आवश्यकता होती है, कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, डीजल की, पेट्रोल की, सॉरी पेट्रोल वाले बोल दिया, बिजली की, आदि की जो मांग रहे, मशीन की, मतलब जो भी है अपनी हार्वेस्टर होगी, इन सब की जरूरत रहती है, और जो हमें उद्योगों के द्वारा ही प्राप्त होती है। दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि जो उद्योग है, अब उस उद्योग में भाई साहब बनाया क्या, कोई से दो सामान बने, तो वो उद्योग से के लिए कच्चा माल जो है ना, वो कहां से मिलेगा? वो तो खेती से मिलेगा ना, ठीक है। तो दूसरी ओर हम उद्योगों के लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है, और ये कच्चा माल हमें खेती से ही प्राप्त होता है, ठीक है। ये कच्चा माल हमें खेती से ही प्राप्त होता है, अतः हम कह सकते हैं कृषि हमारे उद्योगों का आधार है। कृषि क्या है? उद्योगों का आधार है। इस प्रकार हम कृषि और उद्योग दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं मान सकते, वास्तव में इन दोनों में निकटता का संबंध है। अब आप कहोगे कि भाई साहब है नहीं, अभी डीजल आया तो खेत में से निकल लेके, अरे वो तो छोड़ो, दूसरी चीज तो भाई, दूसरी चीज कौन सी? आपका टमाटर उद्योग हो गया ना, वो रेसिपी आती है ना बहुत सारी टमाटर की, ठीक है। मिर्च की कंपनी आ गई, वो मिर्च के वो बनाते पाउडर नहीं, ये कहाँ से बनेंगे? दूध के पाउडर है, जो हमारा खेती बाड़ी से था। आप खेती बाड़ी मतलब वो माल ढोर जो अपन है वो खेती से पे निर्भर है, तो ये एक दूसरे से रिलेटिव चीज है, यही बोलना चाह रहे हैं कि वास्तव में हम कह सकते हैं कि दोनों में क्या है, निकटता का संबंध है। बहुत सिंपल है, सिंपल सीधी सी बात है कि वो उसके भरोसे, वो उसके भरोसे। एक दो बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ भी जाएगा। थोड़ा छोटा कर दूं, एक ही स्क्रीनशॉट में आपका आ जाएगा। यहाँ से हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए इस तरह की होती है आपकी सीमा सड़क, ये है ना, यहां से देख लीजिए, जो बॉर्डर पर होती है, तो ये बॉर्डर वाली जो सड़कें होती है ये सीमा सड़क होती है, और इनकी देखरेख के लिए 7 मई 1960 को 7 मई 1960 को आपको सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी, ठीक है, ताकि उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो सीमावर्ती इलाके हैं इनमें परिवहन का कार्य समन्वित कर सके, तीव्र विकास कर सके तथा आर्थिक विकास को तेज किया जा सके, ठीक है भैया। इसको कर सकते हैं आप कंप्लीट बढ़िया से, और तथा प्रतिरक्षा संबंधी व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। तो आप बोल सकते हैं सीधी सी बात है कि सीमा सड़क की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। यदि कोई तारीख भी पूछ ले तो 7 मई 1960 थी, ताकि उत्तरी
तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में परिवहन का कार्य समन्वित कर सके, तीव्र विकास कर सके, इस तरीके से लिख देना वाले पॉइंट में भी कि किया जा सके, ठीक है, आर्थिक विकास को तेज किया जा सके और प्रतिरक्षा संबंधी व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। चलिए अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। तो ये देखिए, देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। तो दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह, प्रेस, सिनेमा आदि, ये हो जाएगा आपका। डिजिटल भारत क्या है? देखिए, डिजिटल इंडिया जो है ना, वो क्या है आपका, एक तरह का भारत, डिजिटल भारत जो है ज्ञान आधारित परिवर्तन करने का एक विशाल कार्यक्रम, एक तरह का कार्यक्रम है। तो अपन बोलेंगे ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए क्या है, ये विशाल कार्यक्रम है। क्या होता है इसमें? डिजिटल भारत कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय प्रतिभा, फिर से सुनना आप ध्यान से, इसको याद करो तो ऐसे करना है जो मैं बता रहा हूं। डिजिटल भारत कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है भारतीय प्रतिभा, सूचना प्रौद्योगिकी बराबर कल का आने वाला भारत में होने वाली परिवर्तन को समझना है तथा तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव करना है। सिंपल है, कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 12। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, बड़े जो भूस्वामी थे, बड़े बड़े खेती बाड़ी के काश्तकार थे, उनके दबाव के कारण मक्का के आयात पर एक रोक लगा दी थी। कानून में के सहारे रोक लगेगी, तो जो कानून के सहारे ये पाबंदी लगाई थी उसे अपन कार्नेला के नियम से जानते हैं। अगला है आयात शुल्क। आयात का मतलब आइजो, ठीक है, निर्यात नियाइजो, यानी कि आयात मतलब आएगा जो। तो कोई से भी देश से अपन कोई सी भी वस्तु को हमारे देश में मंगाते हैं तो उसे कहते हैं आयात। शुल्क मतलब होगा टैक्स, उस पर पैसे लेंगे। तो आयात शुल्क जो होता है किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क होता है। यहाँ कर या टैक्स बोल सकते हैं, शुल्क बोल सकते हैं, उस जगह से लिया जाता है जहां से वस्तु देश में अर्थात सीमा पर, बंदरगाह या हवाई अड्डे पर। हो गया। अगला है इसमें स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? ब्रिटेन की महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? तो देखिए, जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया को तेज कर दी थी, श्रमिकों की मांग घटा दी थी, क्योंकि एक ही पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था। मतलब कई धागे बन जाते थे ये, ठीक है, बहुत सारे मजदूरों का काम एक ही मशीन कर रही थी। अब ये कारण क्या हुआ फिर कि बेरोजगारी की आशंका के कारण नए मजदूर जो थे नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब उन पर उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किया गया, जब उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी का मशीन शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतों इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी, ठीक है, क्योंकि उनको बेरोजगारी होने की आशंका थी। जेनी के इस्तेमाल का यहाँ टकराव लंबे समय तक चलता रहा। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। सेठ हुकुमचंद कौन थे? देखिए, सेठ हुकुमचंद कौन थे? तो 1917 में कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी थे, एक तरह के मारवाड़ी व्यवसायी थे जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका प्लाटेन, वेलम और प्लाटेन से क्या आशय है? देखिए, वेलम क्या है? चर्मपत्र या जानवरों की चमड़े से बनी लेखन सतह है। मुद्रित किताबों की सस्ती अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी गई किताबों के विलासी संस्करण अभी तो बेशकीमती वेलम या पत्र पर ही छपते थे। ये वेलम था। प्लाटेन क्या था? ये आप कर सकते हैं यहाँ से। प्लाटेन का थोड़ी बहुत चीज आप खुद स्वयं भी कर लेना ताकि कम समय में वीडियो बन जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। उल्मा और फतवा से क्या से? इस्लामी कानून और शरिया के जो विद्वान हैं उन्हें अपन उल्मा कहते थे। फतवा जो कानून विद्वान थे ना, वो विद्वान कई की बात बताते थे, तो वो जो बातें थी वो घोषणा थी, वही क्या कहलाती? फतवा कहती थी। अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान, सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की गई वैधानिक घोषणा, जो बात वो कहते थे उस घोषणा को कहते थे फतवा। त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? यहां से देख सकते हैं 13वीं शताब्दी के मध्य
त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह। क्या है? कोरियाई संग्रह था बौद्ध ग्रंथों का। ठीक है, इन ग्रंथों का लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स उकेरा गया था इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रजिस्टर्ड भी कर दिया गया। अगला है आपका पंचांग तथा गाथा गीत से क्या आशय है? देखिए, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय, लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां जिसके द्वारा अपन कहते हैं उसे अपन वार्षिक पंचांग कहते हैं। पंचांग जो कि ना महाराजों के पास मिलती है। ठीक है, ये गाथा गीत में क्या जाएगा? लोक गीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है उसे अपन कहते हैं गाथा गीत। अगला है आपका, देख लीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक को उदाहरण से समझाइए। देखिए, प्राथमिक में कुछ भी नहीं है, पशुपालन आएगा, खेती बाड़ी आएगी। जो प्राकृतिक संसाधनों का पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित रहेंगे ना, उन्हें अपन कहेंगे प्राथमिक क्षेत्रक। तो ऐसी गतिविधियां जो प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित होती है, उदाहरण है पशुपालन, कृषि आदि। द्वितीय क्षेत्रक वहां क्षेत्र जिसमें कच्चे माल के को विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा अनेक प्रकार के, ये प्रकार है ना, अनेक प्रकार के उत्पादन में बदल दिया जाता है उसे अपन कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। गन्ने से चीनी। तृतीय के अंतर्गत क्या आएगा आपका कि ऐसे इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र से भिन्न होती है। ये भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि ठीक है लोगों, सरकार या उद्योगों के लिए सेवाएं क्या जाएगी यहाँ पे, सेवा ये प्रदान करती है। उदाहरण के लिए डॉक्टर हो गया, संचार हो गया, बैंक, शिक्षा आदि। तो ये आपका प्रश्न सोल्व हो चुका है। प्राथमिक क्षेत्र यहाँ से, ठीक है, ये द्वितीय क्षेत्रक हो गया और ये तृतीय क्षेत्रक हो जाएगा। चलिए, इसके बाद में इसका अथवा है अधोसंरचना या ज्ञान आधारित समाज समझाइए। दो प्रश्न है, दो प्रश्न अलग अलग पूछ सकता है आपसे दो नंबर में कि अधोसंरचना किसे कहते हैं। ठीक है, ज्ञान आधारित समाज से आप क्या समझते हैं? देखिए, वे सुविधाएं एवं क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती है। वे सुविधाएं या क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में क्या होगी, सहायक होगी, उन्हें हम कहेंगे अधोसंरचना। जैसे ऊर्जा हो गई है, शिक्षा हो गई, ये सब किसमें आएगी? बांध है, ये आपकी अधोसंरचना में आएगी। दूसरा है ज्ञान आधारित समाज। तो वहां समाज जिसमें सभी क्रियाएं किस पर उपलब्ध हो, ज्ञान के आधार पर उपलब्ध हो। दूरसंचार तकनीक के विस्तार से ज्ञान आधारित समाज की धारणा का विकास हुआ है। सिंपल ये छोटे छोटे प्रश्न आप याद कर सकते हो। वैश्वीकरण क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा? तो दो प्रश्नों को मिलकर एक प्रश्न है, ये अलग अलग आएगा एग्जाम में आएगा। तो कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है। देखिए, सबसे पहले वैश्वीकरण देखते हैं। वैश्वीकरण का मतलब यह है कि पूरा जो विश्व है वो मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करे, यानी जो सारी कंपनियां एक देश एक व्यापार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी व्यापारिक क्रियाओं का अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाता है तथा वे सब एक इकाई के रूप में कार्य करती है। सिंपल है, क्या बोला है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी व्यापारिक क्रियाओं का अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाता है और वे एक इकाई के रूप में कार्य करने लगती है। इसे अपन कहते हैं वैश्वीकरण। अगला इसी का टुकड़ा है ये, और प्रश्न अलग आएगा, परीक्षा में आएगा तो ये अलग से ही कि किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, बैटरी, संधारित्र, ये उत्तर है यहां से, तो है ना। प्रश्न क्या है, वो प्रश्न उधर हो गया कि बैटरी ये यहाँ से भी लिखना आप इतना भी पूरा। बैटरी, संधारित्र, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पाद एवं खाद्य तेल के उद्योग ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माण पर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयां तो बंद हो गई है और जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। ये आपका श्रमिक मजदूर क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। अगला है विदेशी व्यापार क्या है। इसमें भी दो प्रश्न मिलके हैं। विदेशी व्यापार क्या है? वर्ष 1991 के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी?
देखिए विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार से आशय है दो या दो से अधिक राष्ट्र पृथक पृथक सत्ताधारी उनके बीच में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय से है। यदि एक देश क्रेता है तो दूसरा देश क्या बनेगा, विक्रेता। ठीक है, सत्ताधारी देशों में रहते हो तो उनके बीच होने वाला जो क्रय विक्रय है वो आपका यहाँ पर विदेशी व्यापार कहलाएगा। अब ये थोड़ा सा बच्चों ने ना कठिन लिख दिया है, चलिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसको बताता हूँ। तो देखिए यहां से लिखना है आपको सिंपल परिभाषा, ये विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। देखिए जब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होता है तो इसे ही हम कहते हैं विदेशी व्यापार। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला आयात और निर्यात को ही हम विदेशी व्यापार कहा जाएगा। इतना सा सिंपल सा लिखना है ना, ये आपका गलत सलत इतना सब लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, ये इतना सा लिख लोगे यहाँ से इसका आंसर। और आगे जब देखते हैं वर्ष 1991 के पूर्व भारत की विदेशी व्यापार की नीति कैसी थी, तो वो निम्न प्रकार की थी। ठीक है, जहां से विदेशी नीति ऐसा लिखना है ना, ये बच्चों ने थोड़ा नोट्स तैयार किए, थोड़े से इक्का दुक्का न गलत कर दिया तो मैं सही कर भी चाहता हूँ। वर्ष 1991 तक आयातों पर नियंत्रण रखा गया था। इस अवधि में केवल अनिवार्य वस्तुओं जैसे मशीनरी हुई, अब उर्वरक हो गए, पेट्रोलियम हो गए का ही मुख्य रूप से आयात किया जाता था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। अब जब ऐसा किया गया तो भाई साहब जब थोड़ा सा देश के लोगों को फायदा तो हुआ जिनके पास सामान थे, पर विकास जो है ना वो तेजी गति से नहीं हुआ, व्यापार जो है बहुत धीमी गति से हुआ। तो ये इस तरह की विदेश नीति थी। ये हो गया, समझ में आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता क्या है, यहाँ मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिख के रख लो, आने वाला है। जैव विविधता, देखिए जैव विविधता, जैव का मतलब हो गया जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ आ गया इसमें। ठीक है, चाहे जंगली हो चाहे पालतू हो, जंतु जीव जंतु हो गए और पेड़ पौधे हो गए, ये सबकी जो अधिकता है, इनकी सबकी जो मात्रा है, यानी इनका सबका जो समूह है, संगठन है, सब मिला के क्या कहलाता है, आपका जैव विविधता कहलाता है। तो किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की प्रजातियों की अधिकता को ही हम कहते हैं जैव विविधता। सिंपल है, दो चीजें शामिल है इसमें, केवल जंगली हो चाहे पालतू जीव जंतु हो और पेड़ पौधे हो, दोनों मिलाकर के कहला जाएगा आपकी जैव विविधता कहलाएगा। अच्छा, मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसका अब ये पारिस्थितिक तंत्र का जो निर्माण करते हैं उसमें मनुष्य का एक मात्र हिस्सा है, मनुष्य नहीं करेगा अकेला, है ना। जब अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवधारी तथा मनुष्य जो होता है ना, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवधारियों पर निर्भर करता है। क्योंकि मानव को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है और हवा की जरूरत है, और इन्हीं जीव जंतु एवं वनस्पतियों से ये सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब जैव विविधता हमारे मानव के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों, समझ में आ गया, क्योंकि जैव विविधता में पेड़ पौधे भी आ गए और पेड़ पौधे से हमें फल मिलेगा। भोजन कहाँ से बनाओगे, इस पेड़ पौधों के कारण ही तो बनेगा। ठीक है, चाहे गेहूं तो वो भी पेड़ पौधे में आ गए सारी चीजें। ठीक है, जीव जंतु आ गए, जैसे दूध है तो ये अपने गाय भैंस, इसमें जीव जंतु आ गए, पालतू कोई भी चीज। ठीक है, कोई सी भी सामान है तो इन सबकी जरूरत किससे पड़ेगी अपने को, जैव विविधता से। इसलिए अपन कह सकते हैं मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ से हो गया इतना, इसके बाद भाई ये यहाँ से करना है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, या फिर आपसे ये प्रश्न अलग अलग भी पूछ सकता है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। तो भारत में वनों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन, देश के आधे से ज्यादा वन को आरक्षित वन घोषित की है। यहाँ वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के मूल्यवान की बात कही जाए तो इन्हें बहुत अधिक मूल्यवान माना गया है। रक्षित वन, ये भी आप पढ़ सकते हैं कि वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन के अंतर्गत गया है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत जो बंजर भूमि है, वन हो गए और बंजर भूमि हो गई, व्यक्ति या समुदाय के स्वामित्व में जो है वो सारे अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। सिंपल है, कर सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें आपका एकात्मक शासन
का अर्थ बताइए, स्पष्ट कीजिए तथा दोष बताने। एकात्मक शासन क्या है? एकात्मक शासन वहां शासन है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की जो समस्त शक्ति है वो केंद्रीय सरकार में निहित कर दी जाती है। किसमें? केंद्रीय सरकार में।